हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हमारे संविधान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट जिसे प्रस्तावना कहा जाता है हमने शुरू कर दिया था। प्रियम्बल हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था और शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि प्रियम्बल या प्रस्तावना प्रस्तावना जैसा कोई भी शब्द आपको अपने संविधान में देखने को नहीं मिलेगा। क्या देखने को मिलता है प्रस्तावना की जगह? तो हमने देखा था वो उद्देश्य का देखने को मिलता है। क्यों उद्देश्य का है, इसका पीछे का रीजन हमने जाना था कि 13 दिसंबर के दिन क्या हुआ था। 13 दिसंबर 1930 के दिन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जब कांग्रेस का सेशन हुआ था, तो उस दिन पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी और पूर्ण स्वराज के दिन को कमेमोरेट करने के लिए, उसको याद करने के लिए हमने हर साल 26 जनवरी को क्या मनाने का सोचा था? स्वतंत्रता दिवस मनाने का सोचा था। लेकिन आज़ादी हमें मिल गई 15 अगस्त को, तो 26 जनवरी को याद रखने के लिए हमने और उस उद्देश्य प्रस्ताव को याद रखने के लिए हमने हमारी प्रस्तावना की जगह किसको दी थी? उद्देश्य प्रस्ताव को दे दी। ये हमने बात करी थी। साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि प्रस्तावना क्या होती है। तो प्रस्तावना के लिए हमने तीन चीजों की बात करी थी कि प्रस्तावना में आपको तीन चीजें देखने को मिलेंगी: उद्देश्य या आदर्श, शासन प्रणाली का स्वरूप और संविधान के लागू होने की तिथि। ये तीन चीजें आपको संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में देखने को मिलती है। हमने हमारी संविधान की प्रस्तावना भी देखी थी, इसमें लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए। अच्छा, इसमें जब मैं कह रहा हूं आपसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, ये क्या है? शासन का स्वरूप है। हमने आदर्शों की बात करी थी, तो मैंने आपको बताया था कि न्याय पहला आदर्श है। दूसरा स्वतंत्रता, किस चीज की स्वतंत्रता? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। साथ ही साथ प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये हमारा एक आदर्श है। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। तो ये भी इसमें आप देखोगे, व्यक्ति की गरिमा, एकता एवं अखंडता तथा बंधुता, ये क्या है? हमारे आदर्श है। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस विधानसभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इसमें हमने ये जाना था कि जो तारीख है, और तारीख यहाँ पे क्या लिखी हुई है? तारीख यहाँ पे लिखी हुई है 26 नवंबर 1949। लेकिन हम कहते हैं कि संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। तो इसकी कहानी भी हमने जान ली थी कि कुछ प्रावधान ऐसे थे जो 26 नवंबर 1949 से शुरू हो गए थे। इसके बाद हमने जानने की कोशिश की थी कि संविधान की जो ये प्रस्तावना है, ये हमने इसकी संकल्पना कौन से देश से ली है? तो अमेरिका से ली है। भाषा एवं विषय वस्तु कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। प्रस्तावना की प्रमुख बातों में हमने देखा था कि शासन की शक्ति का स्रोत जो बताया गया था, जनता। शासन शक्ति का स्वरूप क्या होगा? तो हमने देखा था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा भारत। और शासन शक्ति का उद्देश्य क्या है? जो हमारे आदर्श है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, एकता, अखंडता तथा बंधुता, ये क्या है? हमारे आदर्श है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर हम एक एक चीज को लेकर चले थे। तो सबसे पहले हमने देखा था कि हमारे संविधान के अनुसार शासन शक्ति का स्रोत क्या है? जनता है। इस चीज को हमने प्रूव भी किया था और हमने यहाँ पे रूसो का एग्जाम्पल लिया था। रूसो का एग्जाम्पल लेते हुए मैंने आपको एक बात बताई थी कि वॉइस ऑफ पीपल इज वॉइस ऑफ गॉड। जनता की वाणी क्या है? ईश्वर की वाणी है। साथ ही साथ मैंने ये भी आपको बताया था कि कैसे हमारी संविधान की प्रस्तावना में लोक प्रभुता का सिद्धांत हमको देखने को मिलता है। हमने इसका कॉन्ट्राडिक्शन में एसी वियर की बात भी की थी। एसी वियर जो ब्रिटेन के बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि भारत में ये जो लोक प्रभुता की बात होती है, ये केवल एक भ्रम है। तो वो आंसर भी हमने लिख के देखा था। लोक प्रभुता के बारे में हमने बात कर ली थी। एसी वियर जिन्होंने कहा था कि नहीं, ये लोक प्रभुता नहीं और प्रस्तावना में हम भारत के लोगों की जगह क्या होना चाहिए था? हम भारत के धनी एवं शिक्षित लोग, ये होना चाहिए था। किसके अनुसार? एसी वियर के अनुसार। हमने पूरा आंसर लिख के ये बताने की कोशिश की थी कि साहब एसी वियर क्यों इस बात को कह रहे हैं तथा ये बात किस तरीके से गलत है।
हम लोग आगे बढ़े थे और फिर बात करने की कोशिश करी थी कि शासन शक्ति का स्वरूप क्या होगा। तो सबसे पहले हमने देखा था सोवरेन, या जिसे कहा जाता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि हम लोग आंतरिक एवं बाहरी रूप से स्वतंत्र हैं। हमारी नीतियों का निर्धारण कौन करता है? हम स्वयं करते हैं। लेकिन बहुत बार ये बात हुई थी कि भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन की इस एरा में जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो शब्द है, इसकी प्रासंगिकता क्या हो रही है? कम हो रही है। जिसमें कुछ संस्थाओं के भी नाम हमने लिए थे। हमने नाम लिया था वर्ल्ड बैंक का, आईएमएफ का, मॉनेटरी फंड का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हमने नाम लिया था। तो हमने ये बताने की भी कोशिश करी थी कि इस भूमंडलीकरण के युग में कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो एक अकेला देश वो निर्णय नहीं कर सकता, वो वैश्विक मुद्दे बन गए, जैसे आतंकवाद और पर्यावरण हमने बात करी थी। और जब आर्थिक नीतियों की हम बात कर रहे थे, जब डब्ल्यूटीओ की हम बात कर रहे थे, वर्ल्ड बैंक की हम बात कर रहे थे, आईएमएफ की हम बात कर रहे थे, तो हमने ये कहा था कि भारत राष्ट्र हित को देखता है और भारत ने स्वेच्छा से इनकी सदस्यता को ग्रहण किया है और स्वेच्छा से इनकी सदस्यता को हम लोग क्या कर सकते हैं? त्याग सकते हैं। तो हमने आखिरी में ये कहा था आज भी संप्रभुता का विचार प्रासंगिक है और यदि कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो भारत आज भी क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। फिर हम गए थे समाजवादी, जो सोशलिज्म वर्ड जो लिखा हुआ है, हमने समझा था विचारधारा कौन सी है? समाजवाद की विचारधारा है। दो तरह की विचारधाराएं पूरे विश्व में देखने को मिलती है, समाजवाद और पूंजीवाद। समाजवाद किस चीज की वकालत करता है? ये कहता है कि जितनी भी संपत्ति उसका क्या कर दिया जाए? सामाजिकरण कर दिया जाए। जबकि पूंजीवाद ये कहता है कि प्राइवेट ओनरशिप होनी चाहिए। हमने समाजवाद के भी दो भाग देखे थे कि समाजवाद दो तरीके का है मुख्य रूप से, जिसको एक को हमने कहा था मार्क्सवाद साम्यवाद, या दूसरे को हमने कहा था लोकतांत्रिक समाजवाद। भारत में ना तो लोकतांत्रिक समाजवाद है और ना ही मार्क्स का समाजवाद है। मार्क्स का समाजवाद क्या कहता है कि वर्ग संघर्ष होना चाहिए शोषक और जो शोषित लोग हैं उनके बीच में, क्योंकि मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा है। जब वो क्रांति करेंगे तो जितने भी सामंत लोग हैं उनको मार दिए जाए, वो उनको मार देंगे। यहाँ पे क्रांति में हिंसा की बात की गई थी। और जब शक्ति वंचित वर्गों के हाथ में आ जाएगी तो वो अपना क्या करेंगे? कल्याण करेंगे। लोकतांत्रिक समाजवाद में हमने देखा था कि वो भी संपत्ति के सामाजिकरण की बात करता है, लेकिन वो किस तरीके से बात करता है कि आप चुनाव में लड़िए, जीतिए और संसद क्या बनाएगी? कानून बनाएगी, और उस संसद के कानून से आप संपत्ति का क्या कर लेंगे? समाजीकरण कर लेंगे। इनिशियल अगर आप देखोगे हमारे जो शुरुआत के प्रधानमंत्री थे, जैसे नेहरू जी को आप देखोगे, तो नेहरू जी इस विचारधारा से प्रभावित थे। और इंदिरा गांधी तक हम ये विचारधारा देखते हैं जब उन्होंने नेशनलाइजेशन किया था किसका? बैंकों का। ये बात की थी हमने समाजवाद की। समाजवाद की बात करते करते हम लोगों ने ये भी जाना था कि भारत का जो समाजवाद है वो कैसे पाश्चात्य समाजवाद से अलग है। तो पाश्चात्य समाजवाद जो है उसके केंद्र में क्या है? उसके केंद्र में संपत्ति का सामाजिकरण या निजीकरण। लेकिन भारत के समाजवाद की हमने बात करी थी तो हमने डीएस नकारा केस की बात करी थी, और डीएस नकारा केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि आय की असमानता को कम करना है, जीवन स्तर की असमानता को कम करना है, मजदूर एवं वंचित वर्गों का कल्याण करना है तथा शोषण को समाप्त करना है। तो भारतीय समाजवाद के केंद्र में हमको क्या देखने को मिलती है? भारतीय समाजवाद के केंद्र में हमको समानता क्या देखने को मिलती है? समानता देखने को मिलती है। इसीलिए आप पाओगे कि भारतीय समाजवाद में पूंजीवाद का के साथ सह अस्तित्व उसका देखने को मिलता है, लेकिन पाश्चात्य समाजवाद में आपको क्या देखने को नहीं मिलेगा? पूंजीवाद के साथ सह अस्तित्व देखने को नहीं मिलता है। फिर हमने ये भी देखा था कि जो नई आर्थिक नीति है जो 1991 में आई थी, जिसे एलपीजी या राव मनमोहन सिंह मॉडल कहा था, क्या उसके तहत हमारा जो समाजवाद है क्या वो डाइल्यूट हुआ है? तो हम कहते हैं कि नहीं, उससे समाजवाद डाइल्यूट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? बल्कि हमने ये किया है कि पूंजीवाद को प्रमोट करके जो टैक्सेस हैं उस टैक्सेस को हम लोगों ने कल्याणकारी योजनाओं में लगाने का प्रयास किया है, और उसका उदाहरण मैंने आपको बताया था आयुष्मान भारत। तो इस तरह की हमने बात की थी। ठीक है। एलपीजी हमने जाना था कि एलपीजी क्या है। फिर हम पहुंचे थे पंथ निरपेक्ष सेक्युलर पे। हमने ये जाना था कि सेक्युलर देश क्या होता है कि एक ऐसा देश जिसका कोई राजकीय धर्म ना हो, जो धर्म के आधार पर भेदभाव ना करे, तथा सभी धर्म के अनुयायियों को उनकी उपासना करने की क्या हो? स्वतंत्रता हो। ऐसा देश क्या कहलाता है? पंथ निरपेक्ष सेक्युलर देश कहलाता है। फिर हमने ये भी जाना था धर्म और राज्य के बीच में क्या संबंध है। तो एक ऐसा राज्य जहां पे धर्म का ही बोलबाला है उसे हमने कौन सी कैटेगरी में रखा था? धर्मतंत्र। एक ऐसा देश जहां पे धर्म का वो विरोध कर रहा है राष्ट्र, तो उसे हमने कहा था नास्तिकता। जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था
यूएसएसआर और इनिशियल चाइना, और एक ऐसा देश जो सार्वजनिक जीवन में धर्म इंटरफेयर वहां पे नहीं करता, लेकिन निजी जीवन में आप जिस तरीके का धर्म चाहो उसको क्या कर सकते हो, आप फॉलो कर सकते हो। तो ये कौन सी बात करी थी हमने, पंथ निरपेक्ष की बात करी थी। हमने ये भी बताने की कोशिश करी थी कि भारत किस सीमा तक एक पंथ निरपेक्ष राज्य है और भारतीय राजनीति में धर्म की क्या भूमिका है। तो इसका उत्तर लिखते हुए मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है कि धर्मनिरपेक्ष क्या होता है। संवैधानिक रूप में आप कैसे कह सकते हो कि भारत पंथ निरपेक्ष है, तो हमने बहुत सारे आर्टिकलों का रेफरेंस लिया था, हमारी प्रस्तावना का रेफरेंस लिया था। साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि व्यवहार में जब भारतीय राजनीति की बात होती है तो धर्म की भूमिका कैसे बढ़ जाती है, और उसमें हमने अलग अलग स्तरों पे देखा था कि उम्मीदवारों के स्तर पे क्या होता है, साथ ही साथ चुनाव में धार्मिक मुद्दे कैसे उठाए जाते हैं, और जो वोटर है उनका व्यवहारिक, उनका जो मतदान व्यवहार है वो भी किससे प्रभावित होता है, धर्म और जाति से प्रभावित होता है। भारत में हमने ये भी जाना था कि सरकार की नीतियां भी कुछ हद तक धर्म से प्रभावित होती हैं, और धर्म के आधार पर भारत में बहुत सारे संगठन हैं जो सरकार की नीतियों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो व्यवहार में आप देखोगे कि धर्म राजनीति के साथ भारत में जुड़ा हुआ है। हमने दूसरी डिबेट जो देखी थी वो ये थी कि पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में क्या अंतर है। जब हमने सेक्युलर शब्द की बात करी थी तो सेक्युलर शब्द का मतलब क्या होता है, सेक्युलर शब्द का मतलब होता है जो रिलीजन से राज्य की तटस्थता। यहाँ पे रिलीजन जो शब्द है वो रैलीगर शब्द से लिया गया, और रैलीगर का मतलब होता है कनेक्ट करना या जोड़ना। किसके साथ कनेक्ट करना, मनुष्य का ईश्वर के साथ कनेक्ट करना। कैसे कनेक्ट होगा, धार्मिक ग्रंथों से, पारलौकिक सत्ता से, इसके अलावा कुछ चिन्ह होंगे और उपासना पद्धतियां होंगी। तो इससे अगर राष्ट्र की तटस्थता है तो आप उस देश को क्या कह दोगे, उस देश को कह दोगे सेक्युलर। लेकिन जब धर्मनिरपेक्ष की बात होती है तो धर्मनिरपेक्ष में मैंने आपको बताया था कि रिलीजन और धर्म एक जैसी चीज नहीं है। धर्म का मतलब होता है वो काम जो आपको करना चाहिए था, आपका करणीय कर्तव्य जो है वो है आपका धर्म। धर्म का मतलब होता है जो धारण किया जाए। जैसे हमने जाना था कि भाई विद्यार्थी का धर्म क्या होता है, शिक्षक धर्म क्या होता है, पुत्र धर्म क्या होता है, ये सारी हमने बात करी थी। तो और इसलिए हमने धर्मनिरपेक्ष मतलब धर्म से तटस्थता जैसा शब्द हमने नहीं लिया, क्योंकि ये व्यवहारिक रूप से क्या हो जाता, बहुत गलत हो जाता। संवैधानिक रूप से अगर आप देखोगे तो पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष एक ही बात है, लेकिन जब व्यवहार की बात की जाए तो धर्म से तटस्थता, जो काम करना है उससे अगर आप तटस्थता कर लोगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, बहुत गड़बड़ हो जाएंगी। इसलिए हमने धर्म निरपेक्ष ना लेके क्या शब्द लिया, पंथ निरपेक्ष। क्यों, क्योंकि पंथ जो शब्द है वो पथ से बना है, और पथ का मतलब है एक ऐसा रास्ता जो आपको कहां ले जाके जोड़ दे, ईश्वर के साथ ले जाके जोड़ दे। तो वो किससे जुड़ जाता है, हमारा सेक्युलर शब्द से जुड़ जाता है। हमने नेक्स्ट जो हमें शुरू करना है वो है लोकतंत्रात्मक। वो क्या है, लोकतंत्रात्मक। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं लोकतंत्रात्मक, किस पे चलते हैं, डेमोक्रेसी पे। इंग्लिश में कहा जाता है इसे डेमोक्रेसी, और हिंदी में हम इसे कहते हैं लोकतंत्र। क्या कहते हैं, लोकतंत्र। अब्राहम लिंकन साहब ने 3 शब्द हमको बताए थे, कौन कौन से, जनता का, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के लिए। जो शासन होता है क्या होता है, एक ऐसा शासन जो जनता का है, जनता के द्वारा है और जनता के लिए है, इसे ही क्या कहा जाता है, लोकतंत्र कहा जाता है। क्या लोकतंत्र के अलावा भी कुछ होता है, तो लोकतंत्र से पहले आप देखोगे भारत में क्या था। अगर आप मध्यकालीन या प्राचीन कालीन इतिहास पढ़ोगे भारत का तो आप पाओगे कि हमारे यहाँ पे, माफ कीजिएगा, हमारे यहाँ पे राजतंत्र था। राजतंत्र में और लोकतंत्र में क्या फर्क है, राजतंत्र में सारी शक्तियां, चाहे विधायिका की शक्तियां हो, कार्यपालिका की शक्तियां हो या न्यायपालिका की शक्तियां हो, ये सब किसके पास है, किसी एक व्यक्ति के पास है। वो कौन होता है, वहां का राजा होता है। जबकि लोकतंत्र की अगर अपन बात करें तो सारी शक्तियों का स्रोत क्या है, जनता है। तो जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए जो शासन है वो क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है, डेमोक्रेसी कहलाता है। अगर इंग्लिश शब्द की बात की जाए डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। 2 कौन कौन से शब्द हैं, पहला शब्द है डेमोस और दूसरा शब्द है क्रेसी। दूसरा शब्द क्या है, क्रेसी। डेमोस का मतलब क्या होता है, डेमोस का मतलब होता है जनता। डेमोस का मतलब क्या होता है, जनता। और क्रेसी का मतलब क्या होता है, क्रेसी का मतलब है रूल या शासन। तो यही हम कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी और कुछ नहीं है, जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। ठीक है, तो ये हमने बात करी लोकतंत्र की। अच्छा, भारत में जो लोकतंत्र है क्या वो
ब्रिटेन के लोकतंत्र जैसा है। तो भारत, अगर हम आगे देखेंगे कि भारत ने जो लोकतंत्रात्मक पद्धति है वो कहाँ से अपनाई है, वो अपनाई है ब्रिटेन से। कहाँ से अपनाई है? ब्रिटेन से अपनाई है। तो ब्रिटेन में भी क्या है? ब्रिटेन में क्या है? लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। और भारत के अंदर भी, इंडिया में भी, इंडिया में भी आपको क्या देखने को मिलेगा? लोकतंत्र देखने को मिलेगा। लेकिन क्या भारत का और ब्रिटेन का लोकतंत्र एक जैसा है या कुछ फर्क है? तो जो इंडिया का जो लोकतंत्र है, भारत का जो लोकतंत्र है, ये किस प्रकार का लोकतंत्र है? क्या ये अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है या संसदीय लोकतंत्र है? तो आप कहोगे साहब हमारे यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, कैसी है? पार्लियामेंट्री या संसदीय हमारा लोकतंत्र है। तो भारत का लोकतंत्र कैसा है? संसदीय। जबकि ब्रिटेन के लोकतंत्र की आप बात करोगे तो वो कैसा है? अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है। अब क्या फर्क होता है एक संसदीय लोकतंत्र में और एक अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में? इस बात को समझिएगा, ठीक है। ब्रिटेन में भी जो लोकतंत्र है वो अध्यक्षात्मक है या नहीं है? तो आप पाओगे कि नहीं, ब्रिटेन में भी जो लोकतंत्र है वो कैसा है? संसदीय लोकतंत्र है। कैसा है? संसदीय लोकतंत्र है। लेकिन अगर अपन बात करें यूएसए की, किसकी बात करें? यूएसए की अगर आप बात करें तो यूएसए में आपको कैसा मिलेगा? अध्यक्षात्मक लोकतंत्र देखने को मिलेगा। जब हम गणराज्य की बात करेंगे ना, तो गणराज्य में भारत और ब्रिटेन अलग हो जाते हैं। लेकिन अभी मैंने जैसे आपको बताया कि जो लोकतंत्रात्मक पद्धति है वो तो हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है। तो ये समझने का प्रयास करना है हमें कि जो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है और संसदीय जो लोकतंत्र है, मतलब भारत का लोकतंत्र और यूएसए का जो लोकतंत्र है, विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और विश्व की सबसे पुरानी जो डेमोक्रेसी है, उसमें क्या क्या अंतर है, तो इस बात को समझने का प्रयास करो। देखो, हम ये जानते हैं कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं। कितने अंग होते हैं? सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो हमने देखा था, एक को कहा था लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये है आपकी विधायिका। क्या है? विधायिका। ये है आपकी कार्यपालिका, कार्यपालिका। और यह है आपकी न्यायपालिका। क्या है? न्यायपालिका। अब समझिएगा कि भारत में जो विधायिका के लोग हैं वही किसका निर्माण करते हैं? कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। और जुडिशरी हमसे अलग होती है। जुडिशरी इन दोनों से, न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग है। तो मैं ये कह सकता हूं कि विधायिका के सदस्य किसका निर्माण कर रहे हैं? कार्यपालिका का। इसका मतलब विधायिका और कार्यपालिका के बीच में आपको अच्छा संबंध देखने को मिलेगा। ये दोनों अलग अलग तो हैं, लेकिन कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो व्यवस्था है जहाँ पे विधायिका और कार्यपालिका के बीच में अच्छा संबंध आपको देखने को मिलता है, ये कहां पे देखने को मिलेगा? संसदीय लोकतंत्र में देखने को मिलेगा। कहां पे देखने को मिलेगा? संसदीय लोकतंत्र, जो भारत और ब्रिटेन में है। जबकि बात करें अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में, तो यहां पे जो लेजिस्लेचर है, जो एग्जीक्यूटिव है और जो जुडिशरी है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों के बीच में क्या मिलेगा? वाटर टाइट कंपार्टमेंट। कैसे? तो हम जानते हैं कि यूएसए में जो संसद है, यूएसए की जो विधायिका है, वहां संसद तो नहीं, वहां बोला जाता है कांग्रेस। क्या कहा जाता है? कांग्रेस। तो यूएसए की जो विधायिका है उसका कोई भी सदस्य वहां पे आपको मंत्री देखने को नहीं मिलेगा। तो जैसे ट्रंप साहब के इलेक्शन हुए, ट्रंप साहब ने अपने देश में से बहुत सारे लोगों को क्या बना दिया? मंत्री बना दिया। जैसे इलॉन मस्क एडमिनिस्ट्रेशन में थे। अब इलॉन मस्क जो है वो किसका पार्ट नहीं है? कांग्रेस का पार्ट नहीं होने चाहिए। आप यूएसए के किसी भी मंत्री का नाम ले लो, चाहे वहां के रक्षा सलाहकार का नाम ले, चाहे विदेश सलाहकार का हम नाम ले, तो आप पाओगे कि वो किसका हिस्सा नहीं है? वो वहां की कांग्रेस का हिस्सा नहीं है। वो वहां की जो विधायिका है उसका हिस्सा नहीं है। इसका मतलब वहां पे यूएसए में जो एक अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है, वहां पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में वाटर टाइट कंपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब देखो पहला क्या लिखा हुआ है ब्रिटेन और इंडिया के लिए, कि संसदीय लोकतंत्र में विधायिका और कार्यपालिका में जुड़ाव होता है तथा विधायिका के सदस्यों से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है। ये बात हमने देखी थी कि विधायिका के सदस्यों से कार्यपालिका का निर्माण होता है।
हमारे यहाँ पे जो मंत्री होते हैं वो मंत्री कहाँ से बनेंगे? जो केंद्रीय मंत्री हैं या तो वो लोकसभा के सदस्य होने चाहिए या वो राज्यसभा के सदस्य होने चाहिए। अगर नहीं है तो 6 महीने के अंदर उनको क्या बनना पड़ेगा? लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ेगा, तभी वो मंत्री पद पर आसीन रह सकते हैं, अन्यथा वो मंत्री पद पर आसीन नहीं रह सकते। जबकि अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में आप देखोगे कि अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका एक दूसरे से अलग होते हैं। तो यहाँ पे जो शक्ति पृथक्कीकरण है, जो सेपरेशन ऑफ पावर है, वो बहुत अच्छी तरीके से विजिबल आपको देखने को मिलेगा। तो जो कांग्रेस है, प्रेसिडेंट है और जजेस, ये तीनों अलग हैं। हमारे यहाँ पे जो संसद है, संसद के ही सदस्य किसका निर्माण करते हैं? हमारी कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। ठीक है। संसदीय लोकतंत्र में आप देखोगे भारत के दो प्रकार के क्या देखने को मिलेंगे? हेड देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? हेड। हम हेड, इस हेड की हम बात कर रहे हैं HEAD की, है ना। अब हेड कैसे? एक भारत में आपको सरकार का प्रमुख देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? सरकार का प्रमुख देखने को मिलेगा। और दूसरा हमारे राष्ट्र का प्रमुख देखने को मिलेगा। जैसे आपसे पूछा जाए इंडिया का फर्स्ट सिटीजन कौन है, तो आप तुरंत कह दोगे साहब जो राष्ट्रपति महोदया हैं हमारे देश की, द्रौपदी मुर्मू जी, वो क्या हैं? वो हमारे देश की पहली सदस्य हैं। क्या है? पहली सदस्य हैं। क्या वो सरकार के हेड हैं? तो आप कहोगे नहीं साहब सरकार की नहीं, वो तो राष्ट्र की, पूरे राष्ट्र की क्या है? हेड है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो हैं वो किसके हेड हैं, तो आप कहोगे साहब वो सरकार के हेड हैं। इसका मतलब जो सारी पावर है, जो पावर है वो किसके हाथ में है? वो मोदी जी के हाथ में है। और जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनका काम क्या है? उनका काम चीजों पे साइन करना है। उनकी रोल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनके साइन के बिना मोदी जी कुछ नहीं कर सकते। तो भारत में दो प्रकार की कार्यपालिका हो गई। किस कौन कौन से प्रकार की कार्यपालिका हो गई? एक हो गई वास्तविक कार्यपालिका और दूसरी हो गई नाम मात्र की कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका का मतलब है हमारी राष्ट्रपति महोदया, और वास्तविक कार्यपालिका का मतलब है हमारे प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद। तो भारत में कितने प्रकार की कार्यपालिका आपको देखने को मिलेगी? दो प्रकार की। एक है वास्तविक कार्यपालिका और दूसरा है नाम मात्र की कार्यपालिका। लेकिन अगर आप अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में जाओगे तो वहां पे नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका का अंतर नहीं होता। वहां पे ट्रंप साहब जो हैं वही आपसे अगर पूछ लिया जाए कि या ये बताओ कि यूएसए में प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो आप इस चीज का जवाब नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई पद वहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहां पे यूएसए में क्या होता है? प्रेसिडेंट ही होता है। लेकिन भारत में आपको दोनों पद देखने को मिलते हैं। राष्ट्रपति का पद भी आपको देखने को मिलेगा और प्रधानमंत्री का पद भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में क्या कोई इस प्रकार की पद्धति है जिससे हम कह रहे हैं कि वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका, तो आप कहोगे नहीं साहब, वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की जो कार्यपालिका है ये दोनों ही, ये किसके हिस्से हैं? ये दोनों ही संसदीय लोकतंत्र का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? संसदीय लोकतंत्र का हिस्सा है। उसके बाद आगे की बात करें कि वास्तविक जो कार्यपालिका है, अगर संसदीय लोकतंत्र हम बात करें, जो वास्तविक कार्यपालिका मतलब प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद, क्या इनका कोई कार्यकाल है? तो अगर आप संवैधानिक तौर पे देखोगे इनका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है। हम हाँ, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि 5 साल तक प्रधानमंत्री पद पे रह सकते हैं। लेकिन अगर ये मैं कहूं कि उससे पहले ही लोकसभा भंग हो गई तो क्या होगा? प्रधानमंत्री पद पे रह सकते? तो आपको कोई नहीं साहब, प्रधानमंत्री उस समय क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा प्रधानमंत्री को और उनके मंत्रिपरिषद को। इसका मतलब जिस भी दिन आपने देखा होगा वाजपेयी साहब की जो सरकार है 13 दिन में गिर गई थी, उसके बाद 13 महीने में गिरी सरकार। तो कोई भी फिक्स क्या नहीं है यहाँ पे? टेन्योर नहीं है। क्या नहीं है? फिक्स टेन्योर नहीं है। तो संसदीय लोकतंत्र में निश्चित कार्यकाल नहीं होता। क्या नहीं होता? निश्चित कार्यकाल नहीं होता। क्यों? कभी भी लोकसभा भंग की जा सकती है। लेकिन अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में आप देखोगे ट्रंप एक बार प्रेसिडेंट बन गए तो ट्रंप का महाभियोग करना, उनको इम्पीच करना, ये बहुत मुश्किल है। 2/3 बहुमत आपको चाहिए, है ना। तो आप देखोगे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है कि यूएसए में क्या हो? राष्ट्रपति का महाभियोग हो। 1769 में संविधान लागू हुआ था अमेरिका का, और आज 2025 तक आप पाओगे कि एक भी राष्ट्रपति का महाभियोग नहीं हो पाया। 4 बार कोशिश की गई थी लेकिन वो बिल पास नहीं हुए। तो वहां पे आप पाओगे कि क्या है? वहां पे फिक्स टेन्योर आपको देखने को मिलेगा। 4 साल का टेन्योर है और उसके बाद एक बार और आप राष्ट्रपति बन सकते हो। केवल 2 बार राष्ट्रपति बना जा सकता है यूएसए में, उसके बाद आप राष्ट्रपति नहीं बन पाओगे। तो ट्रंप का आखिरी टेन्योर आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात करी थी कि वास्तविक कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल नहीं होता, और यहाँ पे वास्तविक और नाममात्रिक कार्यपालिका तो है नहीं, तो यहाँ पे हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल होता है। नेक्स्ट चीज की अगर अपन बात करें तो संसदीय लोकतंत्र में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि अध्यक्षात्मक लोकतंत्र जो है वो सामूहिक उत्तरदायित्व जैसी कोई व्यवस्था वहां पे नहीं होती। अब ये सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है? अगर आप देखोगे कि सरकार गिर गई है, लोकसभा भंग हो गई है, या किसी एक मिनिस्टर मोदी जी के अगेंस्ट क्या हो गया, मोदी जी के अगेंस्ट या मोदी जी की सरकार के अगेंस्ट क्या आ गया, अपोजिशन ने अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पेश कर दिया है और वो अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया है। अब आप कितना भी कह लो कि मोदी जी की वजह से हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि अकेले मोदी जी इस्तीफा देंगे। मोदी जी और मोदी जी की पूरी मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सामूहिक उत्तरदायित्व है, ऐसा नहीं है सारा उत्तरदायित्व मोदी जी का है, ठीक है। लेकिन ट्रंप के अगेंस्ट अगर ऐसा होता है तो वहां पे इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां पे सामूहिक उत्तरदायित्व आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये डिफरेंस है किस किस में, संसदीय लोकतंत्र में और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में। संसदीय लोकतंत्र आपको कहां देखने को मिलेगा, भारत और ब्रिटेन जैसे देशों में देखने को मिलेगा, जबकि अध्यक्षात्मक लोकतंत्र आपको सबसे अच्छा कहां देखने को मिलता है, विश्व की सबसे पुरानी लोकतंत्र में देखने को मिलता है, अमेरिका में आपको देखने को मिलता है। अब हमने दोनों चीजें पढ़ी, अब आप मुझे बताओ कि क्या संसदीय प्रणाली के ज्यादा अच्छी है या अध्यक्षात्मक जो लोकतंत्र है वो ज्यादा अच्छा है? तो भारत में स्पेशली अगर 90 वाला जो दशक देखोगे ना, तो बहुत सारी डिमांड ये उठी थी कि भारत को संसदीय लोकतंत्र से कहां पे चले जाना चाहिए, हमें चला जाना चाहिए अध्यक्षात्मक लोकतंत्र से। क्यों ये मांग उठी थी, इसके मतलब समझो कि 1990 से पहले के अगर आप दशक देखोगे तो कांग्रेस एक दल था, कांग्रेस, और आजादी के बाद से लेके करीब करीब 1990 के आसपास तक आप पाओगे कि कांग्रेस को हमेशा बहुमत मिला। इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी लगाई थी उसके बाद की बात अगर आप छोड़ दोगे, एक वो इलेक्शन ऐसा था, हालांकि वो सरकार भी बहुत समय तक नहीं चल पाई और फिर से इंदिरा गांधी जी क्या बन जाती है, प्रधानमंत्री बन जाती हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा समय अंतराल था जब एक ही दल क्या बना रहा था, बार बार सरकार बना रहा था। तो तब तक तो हमें यही नहीं पता था कि गठबंधन की कोई सरकार होती है। लेकिन जब पहली बार इलेक्शन हुए ऐसे और किसी भी दल को जब बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, तब क्या बनना शुरू हुई, भारत में गठबंधन की सरकार बनना शुरू हुई। हमें लोगों को पहली बार ये एक्सपीरियंस करना पड़ा उस समय कि गठबंधन की सरकार कैसे होती है। एक दल जिसकी विचारधारा बहुत अलग है और दूसरा दल जिसकी विचारधारा बहुत अलग है, जब वो दोनों पास पास में आए, दोनों ने सरकार तो बना ली, लेकिन वो कार्य कैसे कर पाएंगे, वो कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाए और सरकारें क्या होने लगी, गिरने लगी। तो आप पाओगे कि 1990 से लेके 2004 के आसपास तक का ये जो दशक है, ये गठबंधन की सरकारों का दशक आपको देखने को मिलेगा। तो इस समय भारत में बहुत बार ये डिमांड उठी, और अगर आप मेंस के क्वेश्चन भी पाओगे इस समय के, तो आप देखोगे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए कि भारत को संसदीय लोकतंत्र से उठ के कहां पे आ जाना चाहिए, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र पे आ जाना चाहिए। तो हम दोनों की कुछ अच्छी बातें और कुछ खराब बातें जान लेते हैं। संसदीय प्रणाली, इसकी डीमेरिट्स क्या है, इसके नुकसान क्या क्या है? सबसे पहले जो नुकसान है कि समय समय पर राजनीतिक अस्थायित्व पैदा करता है। कैसे इस अस्थायित्व पैदा कर देगा कि भाई लोकसभा आपने तो चुन के भेजी है 5 साल के लिए, लेकिन अपोजिशन ने अगर अविश्वास प्रस्ताव वो लेके आ गई और वो लोकसभा में पास हो गया, तो क्या होगा, सरकार गिर जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे अस्थायित्व की कंडीशन आपको हमेशा देखने को मिलेगी। दूसरा डीमेरिट्स क्या है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। दूसरा, योग्य मंत्री परिषद के निर्माण की संभावना भी क्या हो जाती है, यहाँ पे कम हो जाती है। अब योग्य मंत्री परिषद क्या होता है, इसको समझो। अगर आपको मानो कि विदेश मंत्री कोई बनाना है, जैसे अभी हमारे विदेश मंत्री है जयशंकर साहब, तो वो क्या कहाँ से आए, वो उनकी उनकी जो सर्विस आप देखोगे इंडियन फॉरेन सर्विस में थे वो, और हमने एक टेक्नोक्रेट को क्या बना दिया, हमारा विदेश मंत्रालय उसको सौंप दिया। लेकिन आप सोचो इसी तरीके से अगर हम एग्रीकल्चर मिनिस्टर जिसने एग्रीकल्चर में पीएचडी किया हुआ है उसको आप बना दो, या हमारा जो रक्षा मंत्री हैं वो किसी बहुत अच्छे आईआईटी से पास हुए होते, और उनके जो ब्रांच थी वो डिफेंस की कोई ब्रांच होती, एरोनॉटिकल जैसे कोई ब्रांच होती, और उसे उन्हें हम क्या बना देते, रक्षा मंत्री बना देते। लेकिन मानो आप कोई इंसान हो जिसको स्पेस पे आपने बहुत अच्छे से रिसर्च किया हुआ है,
और भारत सरकार को क्या बनाना है, और एक इस प्रकार का मंत्री बनाना है जो स्पेस रिलेटेड जितने भी फिनोमिनाज हैं उसका मंत्रालय संभाले, विज्ञान मंत्रालय उसका संभाले। अब विज्ञान मंत्रालय संभालने के लिए हो सकता है आपसे अच्छा इंसान पूरे भारत में कोई ना हो, लेकिन लोकतंत्र में जब बाकी लोग चुन के आते हैं तो आपका स्कोप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो लेकिन यूएसए में क्या होगा, यूएसए में अब ट्रंप को ये पावर है कि वो पूरे देश में से एक्सेप्ट कांग्रेस, कांग्रेस के लोगों को वो किस क्या नहीं बना सकते, मंत्री नहीं बना सकते। इसके अलावा वो पूरे देश में से, जैसे रक्षा सचिव उन्होंने कैसे बना दिया, जिसकी ब्रांच डिफेंस ब्रांच थी, बहुत अच्छा इंजीनियर है, उसको रक्षा मंत्रालय सौंप दिया। स्पेस मंत्रालय आप सोचो इलॉन मस्क को सौंप दिया जाए तो कितना अच्छा हो जाए। तो बिल्कुल इसी तरीके से क्या बना ली उन्होंने, अपनी एक योग्य मंत्री परिषद बना ली। तो ये योग्य मंत्री परिषद आपको कहां देखने को मिलेगी, ये अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में तो देखने को मिल सकती है, लेकिन लोकतंत्रात्मक अगर संसदीय लोकतंत्र में आप देखोगे तो वहां पे चीजें मुश्किल हो जाती है। क्यों, क्योंकि आपको बना दिया भी जाए तो 6 महीने में क्या होगा, इलेक्शन जीतना पड़ेगा। आप हो सकते हो कि ब्रह्मांड के बहुत अच्छे विद्वान हो, लेकिन 6 महीने में इलेक्शन तो जीतना पड़ेगा, तो लोगों को लुभा हो, आप लोगों में आप पॉपुलर हो, इस तरह की स्किल हो सकता है आपके अंदर ना हो। तो ये जो योग्य मंत्री परिषद है कहां देखने को नहीं मिलेगी, आपको संसदीय प्रणाली में देखने को नहीं मिलती। तो क्या केवल इसके नुकसान ही नुकसान है, कुछ फायदे भी हैं क्या साहब? तो संसदीय प्रणाली के अगर फायदे आप देखोगे तो संसदीय लोकतंत्र उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है, जिसके कारण तानाशाही से रक्षा होती है। ये मोदी जी को पता है कि अगर इस बार अच्छा काम नहीं किया तो अभी तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के कारण सरकार टिकी हुई है, लेकिन इस बार भी अगर चीजें अकॉर्डिंग टू जनता नहीं हो पाई तो क्या होगा, हो सकता है अगले इलेक्शन में जो बातें पहले की जा रही थी कि इस बार 400 पार, तो वो चीजें ना हो पाए। तो उत्तरदायित्व का यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी चीजें। उत्तरदायित्व का मतलब यह है कि अब जनता के प्रति आप उत्तरदायित्व हो। अगर जो जनता चाहती है, जिसमें जनता का भला हो, वो काम नहीं किया तो हो सकता है आपकी सरकार अगले साल जब भी इलेक्शन हो उसमें क्या नहीं हो, रिपीट नहीं हो। और जब ये चीज आपके दिमाग में रहेगी कि हमने अच्छा काम नहीं किया और वापस चुन के हम लोग नहीं आए, तो आप क्या करोगे, अब बार बार जनता को जो चीजें चाहिए, जनता के प्रति क्या हो जाओगे आप, उत्तरदायित्व आप उसको संभाल लोगे। दूसरा जो पॉइंट है, विधायिका और कार्यपालिका में सामंजस्य पाया जाता है। अभी हमने देखा था कि संसदीय लोकतंत्र में क्या होता है कि जो विधायिका है, विधायिका के सदस्य किसका निर्माण करते हैं, कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। अध्यक्षात्मक प्रणाली में इसका उल्टा होता है कि कांग्रेस एकदम अलग काम करेगी और जो प्रेसिडेंट और उसके मिनिस्टर हैं वो अलग काम करेंगे। तो उन दोनों के बीच में कई बार सामंजस्य बैठाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन भारत में चूंकि सब लोग विधायिका से ही आ रहे हैं, तो विधायिका और कार्यपालिका में एक अच्छा सामंजस्य बैठता आपको देखने को मिलेगा, कोई डेडलॉक यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो ये संसदीय प्रणाली के मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। अब अध्यक्षात्मक की बात कर लेते हैं, क्या इसके कुछ डीमेरिट्स हैं? तो इसमें समय समय पर तानाशाही की आशंका जन्म लेती रहती है। मतलब कि 4 साल तक अब आपको पता है कि मैं क्या बन गया हूं, राष्ट्रपति बन गया हूं, और मेरा इम्पीचमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। स्पेशली आप देखोगे जब दूसरा टेन्योर होता है, जैसे ट्रंप का भी दूसरा टेन्योर चल रहा है, तो आप देखोगे बहुत सारे ऐसे डिसीजन डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं जो किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह से क्यों डिसीजन हो रहा है। तो जो तानाशाही की जो आशंका है वो यहाँ पे बनी रहती है, स्पेशली सेकंड टेन्योर में। क्यों? क्योंकि अमेरिका में हम जानते हैं कि एक व्यक्ति केवल कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो पहले टेन्योर में तो आप अच्छा काम करोगे, क्यों? क्योंकि आपको दोबारा राष्ट्रपति चुन के आना है। लेकिन दूसरे टेन्योर में अब आपको पता है कि मैं दोबारा या तीसरी बार राष्ट्रपति बन के नहीं आऊंगा, तो अब मैं जैसा चाहूं वैसा काम कर लूं, चाहे अच्छा करूं चाहे बुरा करूं, क्यों मैं तो दोबारा राष्ट्रपति नहीं बनूंगा। तो ये जो तानाशाही की जो आशंका है बार बार वहां पे जन्म लेती रहती है। सेकेंड पॉइंट की अगर आप बात करोगे तो विधायिका और कार्यपालिका में समय समय पर गतिरोध की आशंका उत्पन्न रहती है। क्यों? क्योंकि अभी देखा था कि कांग्रेस और जो मंत्री परिषद और राष्ट्रपति हैं वो एक दूसरे से एकदम अलग अलग होते हैं। वाटर टाइट कंपार्टमेंट वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत बार हो सकता है कि ट्रंप साहब और उनके मंत्री कुछ और चाहते हैं और वहां की कांग्रेस कुछ और चाहती है। तो इस समय क्या बन जाएगा, वहां पे डेडलॉक की कंडीशन बन जाएगी। और ये कहां पे नहीं होगा, संसदीय लोकतंत्र में ऐसी कोई भी आशंका नहीं होगी। क्यों? क्योंकि संसद से ही कहां जा रहे हैं लोग, कार्यपालिका में जा रहे हैं। तो क्या इसमें केवल बुराई है, कुछ अच्छाई भी है? तो अच्छाई देखो इसकी,
यह है राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित करता है। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि 4 साल तक हटाना मुश्किल है। 4 साल तक हटाना मुश्किल है, इसका मतलब मैं 4 साल तक की पॉलिसी फ्रेम कर सकता हूं। मैं अगर जनता से चाहता हूं कि इस तरह की पॉलिसी यहां पे लागू हो, तो 4 साल का टोटल फ्रेमवर्क मैं लेके चलूंगा और उसको लागू कर दूंगा। लेकिन जब ये बात होती है संसदीय लोकतंत्र की, तो वहां पे क्या होता है, हो सकता है मैंने 5 साल की पॉलिसी फ्रेम करके रखी, लेकिन 5 साल में ही सरकार ही ना चले। तो ये जो इनस्टेबिलिटी वाला भाव भाव है, ये संसदीय लोकतंत्र में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, किसके मुकाबले, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र के मुकाबले। और योग्य मंत्रिपरिषद का निर्माण यहीं पे संभव होता है। तो आप राष्ट्रपति बने और आपको लगा कि यार मुकुल सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो आपने क्या किया, आपने क्या कि मुकुल सर को क्या बना दो, शिक्षा मंत्री बना दो। तो एक योग्य मंत्रिपरिषद का निर्माण आपने कर लिया है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है किस किस के बीच में, अध्यक्षात्मक और संसदीय लोकतंत्र में। अब वही मेंस का क्वेश्चन एक देख लेते हैं हम। भारत में संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है, क्या वर्तमान परिस्थितियों में भारत को संसदीय लोकतंत्र छोड़कर अध्यक्षात्मक लोकतंत्र अपना लेना चाहिए, चर्चा कीजिए। तो किस तरीके से उत्तर की शुरुआत होनी चाहिए, तो पहली चीज तो हमें यह बताना है कि साहब इस तरह की बातें ही क्यों उत्पन्न हो रही है। तो बातें उत्पन्न इसलिए हो रही है क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में क्या है, कुछ ना कुछ समस्या है। पहले आप वो बताओगे कि संसदीय लोकतंत्र की क्या क्या समस्या है। हमने देखा था कि भाई बहुत अच्छा मंत्रिपरिषद आप नहीं बना पाओगे, आप पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आपके यहाँ पे रहेगी। अच्छा, हमारे मत में अगर जब आप कंक्लूड करोगे तो किस तरीके से करोगे, आप ये बताओगे कि हाँ, भारत के यहाँ जो संसदीय लोकतंत्र है उसमें कुछ समस्याएं तो हैं, जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लेकिन कुछ इसकी पॉजिटिव चीजें हैं। और भारत जिस तरीके का देश है, जो डाइवर्सिटी वाला देश है, अगर यहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आ गई तो क्या हो जाएगा, तानाशाह जैसे लोग उभर के आ जाएंगे। तो ये चीजें हमें लिखने, देखो कैसे उत्तर हो सकता है। ये मैं आपको बता रहा था कि 1990 के दशक में ये मांग ज्यादा थी, आजादी के बाद से एक दल का प्रभुत्व था, और किसका, कांग्रेस का। 1989 में किसका ये अंत हुआ, एक दलीय प्रभुत्व का ये अंत हो जाता है। और 1984 से आप पाओगे 2014 तक किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला। और तो किसकी सरकारें बनी, गठबंधन की सरकारें बनी, और ये गठबंधन की सरकारों ने पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को जन्म दिया। तो लोगों ने कहा कि यार ये पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ रही है, सरकार 13 दिन में गिर जा रही है, कभी 13 महीने में गिर जा रही है, तो क्या किया जाए। तो हम लोग संसद से कहां चले जाएं, अध्यक्षात्मक पे चले जाएं। तो भारत में स्वतंत्रता के पश्चात एक दलीय प्रभुत्व का युग प्रारंभ हुआ, लेकिन 1989 में एक दलीय प्रभुत्व का भी क्या हो गया, अंत हो गया, और गठबंधन सरकारों का दौर प्रारंभ हुआ। गठबंधन सरकारों की इस प्रारंभिक दौर में, प्रारंभिक दौर क्या, क्योंकि सबसे पहला ऐसा दौर था जब भारत ने गठबंधन की सरकारें देखी थी। प्रारंभिक दौर में भारत में राजनीतिक अस्तित्व रहा प्रमुख समस्या बनकर उभरा, और इससे बचने के लिए अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपनाने का सुझाव दिया गया। अब फिर से कि भारत की परिस्थितियों को देखते हुए अध्यक्षात्मक प्रणाली की जगह संसदीय प्रणाली ही बेहतर है। हमने बता दिया कि ये सब चीजें रही। फिर आप किसकी मेरिट्स बता सकते हो या किसके डीमेरिट्स बता सकते हो। मेरिट्स बताने तो संसदीय लोकतंत्र के बताओगे, और डीमेरिट्स बताने हैं तो अध्यक्षात्मक के बताओगे। अब भारत के परिवेश में देखा जाए तो भारत के परिवेश में, भारत जैसे देश में बड़े पैमाने पर अशिक्षा, गरीबी, जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद आदि पाया जाता है, और भारत में जनता का मतदान व्यवहार बड़े पैमाने पर धर्म तथा जाति जैसे कारकों से प्रभावित होता है। इन परिस्थितियों में भारत में सदैव ये आशंका बनी रहती है कि यदि कोई कट्टर व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित ना हो जाए, अध्यक्षात्मक प्रणाली में ऐसे व्यक्ति को हटाना कठिन होगा और वह भारत के लोकतंत्र को नष्ट कर देगा। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है, इसको समझो। यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर भारत में जो इलेक्शन होते हैं उसमें आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें, प्रमुख मुद्दा है, जैसे प्रमुख मुद्दा है धर्म, जाति, क्षेत्रवाद, नॉर्थ वर्सेस साउथ आप देखने को मिलता है। इसके बाद भाषा, भाषा भी एक बड़ा मुद्दा देखने को मिलता है आपको, जैसे तमिलनाडु में आप देखोगे भाषा एक बड़ा मुद्दा हो जाता है। ये सब मुद्दे हैं भारत में। अब सोचो कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर भारत में क्या बन गया, जीत गया, और ये व्यक्ति जो धर्म के नाम पर जीता है, इसको आपने क्या बना दिया, ये बन गए अब राष्ट्रपति। क्या बन गए, राष्ट्रपति। इनको ये पता है कि मुझे 4 साल तक कोई नहीं हटा सकता। क्यों, क्योंकि मेरा इम्पीचमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इन्हें बात पता है।
अब ये धर्म के नाम पर बने थे, इसका मतलब इनके अंदर धार्मिक कट्टरता है। और सोचो ऐसा व्यक्ति जो धार्मिक रूप से कट्टर है वो भारत का क्या बन चुका है, राष्ट्रपति बन चुका है। तो क्या होगा, धीमे धीमे भारत के लोकतंत्र को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। क्या कर देगा, लोकतंत्र को समाप्त कर देगा। लेकिन अगर यूएसए में बात की जाए तो यूएसए में भारत के मुकाबले ये जो लैंग्वेज का मुद्दा है या रिलीजन का मुद्दा है या कास्ट का मुद्दा है, ये मुद्दे इलेक्शन में नहीं उठते। इलेक्शन में वहां पे मुद्दे मिलेंगे आपको एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, इस तरीके के मुद्दे वहां पे देखने को मिलते हैं। इसलिए वहां पे अध्यक्षात्मक प्रणाली चल जाती है। भारत में अभी शायद हम लोग इस लेवल पे नहीं पहुंचे कि हम लोग संसदीय व्यवस्था को छोड़ के कहां पे चले जाएं, अध्यक्षात्मक में चले जाए। दूसरा पॉइंट, भारत में विगत 2 दशकों से राजनीतिक अस्थायित्व की समस्या भी नहीं रही है। भाई आप देखो 2024 से अभी हम 2025 में, तो करीब 2004 से आप देखो 2004 से 14, 14 से 24 में हम लोग आ चुके हैं, 25 है अभी तो खैर। तो ये जो राजनीतिक अस्थायित्व 2004 से पहले को देखने को मिला था आपको, वो अब नहीं देखने को मिल रहा है। अगर वो देखने को नहीं मिल रहा है तो जो सबसे बड़ा जो डिमेरिट है आपका, वो तो आपने पहले रिजॉल्व कर लिया। हम ये तो कह रहे थे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपको मिल चुकी है। नेक्स्ट देखोगे कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने संसदीय लोकतंत्र को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया है। आगे जब हम केशवानंद भारती केस पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की जो भावना है वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे जैसे केस आते जाएंगे कोर्ट बताता जाएगा कि ये मूल ढांचे का सिद्धांत क्या क्या है। लेकिन कुछ चीजों को बताया और उसमें कुछ चीजें जैसे प्रस्तावना में लिखा हुआ है संसदीय लोकतंत्रात्मक होगा, तो वो संसदीय लोकतंत्र को जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहां पे डाल दिया, मूल ढांचे में डाल दिया। अब अगर संसदीय लोकतंत्र को चेंज करके हमें अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में जाना है तो मूल ढांचे को बदलना पड़ेगा, उसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही की स्थिति में यह है कि संसद किसको नहीं बदल सकती, संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। तो जब मूल ढांचा बदला ही नहीं जा सकता तो हम कभी भी संसदीय लोकतंत्र से अध्यक्षात्मक लोकतंत्र पे शिफ्ट ही नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आपकी सारी चीजें जो हमने बात करी कि भारत में। और अगर आप देखोगे ना इस चीज का सॉल्यूशन कैसे भी हो गया है। पहले जो गठबंधन बना करता था सरकारों का, वो गठबंधन इलेक्शन के बाद बनता था, तो पोस्ट इलेक्शन कोलिशन होता था। लेकिन अब अगर आप गठबंधन देखोगे तो इलेक्शन से पहले गठबंधन हो जाता है, तो प्री इलेक्शन कोलिशन हो जाता है। तो अगर पहले हो गया तो सबकी आइडियोलॉजी एक बार मिल चुकी है और उन सब लोगों ने एक साथ आके चुनाव लड़ा है। पहले क्या होता था कि सब लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और अलग अलग चुनाव लड़ने के बाद जब रिजल्ट आ गया उसके बाद क्या बना रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। तो ये चीजें इसने क्या लेके आ गया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आ चुका है। ठीक है, तो ये बात करी हमने लोकतंत्र की। नेक्स्ट जो हमें बात करनी है गणराज्य की बात करनी है। किसकी बात करनी है, गणराज्य। गणराज्य मतलब रिपब्लिक की हमें बात करनी है। किसकी बात करनी है, रिपब्लिक, रिपब्लिक या गणराज्य। अब क्या होता है गणराज्य, इसको समझो कि जो हेड ऑफ द स्टेट है या मैं कहूं जो राज्य का प्रमुख है, राज्य का जो प्रमुख है, हेड ऑफ द स्टेट जो है, राज्य के जो प्रमुख हैं, ये क्या होंगे, ये शब्द को ध्यान से देखो, रिपब्लिक, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक होगा। क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक। मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक का मतलब है इन्हें ये ना तो वंशानुगत होंगे, क्या नहीं होंगे, वंशानुगत, वंशानुगत नहीं होंगे, और ना ही ये मनोनीत होंगे, ना ही ये मनोनीत होंगे। तो सब क्या होंगे, इनका क्या होगा, निर्वाचन होगा। क्या होगा, निर्वाचन होगा। अब ये निर्वाचन या तो हो सकता है प्रत्यक्ष या हो सकता है अप्रत्यक्ष, लेकिन निर्वाचन होगा। निर्वाचन होने से क्या होगा,
ये चीज का निर्धारण हो जाएगा कि जो भी हेड ऑफ द स्टेट है या राज्य का जो प्रमुख है उसको वहां पे किसने पहुंचाया है, जनता ने पहुंचाया है। तो वो कौन है, वो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक। इसलिए शब्द क्या है, गणराज्य। गणों का राज्य है, जो गण चाहते हैं, जो जनता चाहती है वही राज करेगा या वही हेड ऑफ द स्टेट की पोजीशन पे पहुंचेगा। तो समझते हैं परिभाषा। गणराज्य से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जहां राज्य का प्रमुख वंशानुगत या मनोनीत ना होकर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो, निर्वाचित हो। क्या हो, निर्वाचित हो। तो अभी हमने देखा था कि दो तरीके के हेड होते हैं, एक होता है हेड ऑफ द स्टेट और दूसरा होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इंडिया की अगर अपन बात करें तो हेड ऑफ द स्टेट कौन है, हमारे प्रेसिडेंट साहब है, राष्ट्रपति महोदया हैं हमारी। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी आपके क्या देखने को मिलेंगे, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। अच्छा, राज्य का प्रमुख, हम राज्य के प्रमुख की बात करें तो क्या हमारे राज्य का जो प्रमुख है वो वंशानुगत है? क्या द्रौपदी जी से पहले द्रौपदी जी के पिताजी या माता जी राष्ट्रपति थे, या द्रौपदी जी के बाद उनका पुत्र या उनकी पुत्री क्या हो जाएगी, इस राज्य के प्रमुख का जो आसन है इस पे आसीन हो जाएगी? तो आप कहोगे नहीं साहब ऐसा तो नहीं होगा, द्रौपदी जी जब तक राष्ट्रपति हैं तब तक ये रहेंगी और उसके बाद फिर से इलेक्शन होगा, निर्वाचन होगा अप्रत्यक्ष रूप से, और क्या बन जाएगा, नया राष्ट्रपति बन जाएगा या बन जाएंगे, यही होता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऐसा देश जहां पे जो हेड ऑफ द स्टेट की पोजीशन है वो ना तो हेरिडिटरी हो, वंशानुगत हो, और ना ही नॉमिनेटेड हो, मनोनीत हो, उनका क्या होना चाहिए, निर्वाचन होना चाहिए। ऐसा देश क्या कहलाता है, ऐसा देश गणराज्य कहलाता है। अब दो चीजें हैं जो आपको समझनी है, जहां पे कंफ्यूजन बहुत बार हो जाता है लोगों को। वो क्या है, एक तो है लोकतंत्र, एक तो है लोकतंत्र और दूसरा है गणराज्य, दूसरा है गणराज्य। अब देखो, जब भी लोकतंत्र की आप बात करोगे ना, तो लोकतंत्र में हम लोग बात करते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट की, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के मुखिया की। इसका मतलब हम लोग बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की। इनका क्या होगा, निर्वाचन होगा, और इनके निर्वाचन में कैसा निर्वाचन होगा, प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट आप क्या करोगे, वोट करोगे। लेकिन गणराज्य की अगर अपन बात करें, गणराज्य की अगर अपन बात करें तो ये क्या मिलेगा आपको, ये है हेड ऑफ द स्टेट, राज्य के प्रमुख। गणराज्य है, इसका मतलब वो क्या नहीं होगा, वो वंशानुगत नहीं होंगे और ना ही मनोनीत होगा, ना ही मनोनीत होगा। अगर वंशानुगत नहीं है, मनोनीत नहीं है, तो क्या होगा, निर्वाचन होगा। और भारत में जो निर्वाचन होता है ये किस रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो भारत एक लोकतंत्र भी है और भारत एक गणराज्य भी है, ठीक है। लेकिन अभी जिस देश के साथ हम लोग चल रहे थे संसदीय व्यवस्था में, वो कौन सा देश था, वो था ब्रिटेन। कौन सा था, ब्रिटेन। ब्रिटेन को अगर आप ध्यान से देखो, ब्रिटेन को अगर आप ध्यान से देखो तो ब्रिटेन में लोकतंत्र तो है, अभी हमने देखा लोकतंत्र तो ब्रिटेन में है, क्योंकि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं और ब्रिटेन की जो मंत्री परिषद है वो किसके द्वारा चुनी जाती है, जनता के द्वारा चुनी जाती है। पब्लिक उसे इलेक्ट करती है, जनता उसे इलेक्ट करती है, ठीक है। लेकिन जो जिसकी हमने बात करी अभी गणराज्य की, गणराज्य की, इसका मतलब जो राज्य के प्रमुख हैं, राज्य के जो प्रमुख हैं, क्या वो वहां पे निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित होते हैं? तो आप कहोगे नहीं साहब वो निर्वाचित वहां पे नहीं होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, वंशानुगत होते हैं। जैसे क्वीन एलिजाबेथ के बाद अभी जो वहां के राजा हैं उनका नाम क्या है, अभी सॉरी माफ कीजिएगा, अभी जो वहां के राजा हैं उनका नाम है चार्ल्स थ्री। क्या नाम है, चार्ल्स थ्री उनका नाम है। तो ब्रिटेन लोकतंत्र तो है लेकिन गणराज्य नहीं है, भारत लोकतंत्र भी है और गणराज्य है। इस बात को समझिएगा। प्री में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कोई देश जो लोकतंत्र है क्या वो गणराज्य होगा, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो लोकतंत्र है वो गणराज्य हो, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है जहां पे लोकतंत्र है और गणराज्य नहीं है। तो भारत में लोकतंत्र भी है और गणराज्य भी है, और ब्रिटेन में लोकतंत्र है लेकिन गणराज्य नहीं है। इसे कहा जाता है संवैधानिक राजतंत्र। क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इसे कहा जाता है। कि
अभी आपको पता है कि वहां का नेक्स्ट जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो कौन होगा, तो चार्ल्स थ्री के जो प्रथम बेटे हैं वो क्या हो जाएंगे, वहां के नेक्स्ट जो राष्ट्रपति बन जाएंगे। ये बात आपको पहले से पता है। लेकिन क्या भारत में ये बात आपको पता है कि द्रौपदी मुर्मू जी के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन होंगे? क्या कोई मेल होगा, फीमेल होगा, कौन होगा, हमें नहीं पता है ना ये बात। तो ये डिफरेंस है किसमें, लोकतंत्र और गणराज्य में। ठीक है, ये बात आप समझिएगा, भारत में और ब्रिटेन में। ठीक है, तो ये सारे जितने भी हमको बात करनी थी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हमने जाना क्या होता है, हमने लोकतंत्र जाना, पंथ निरपेक्ष जाना, गणतंत्र जाना, ये सारी चीजें है ना, समाजवाद हमने जाना। ये सारी चीजें जो संविधान में लिखा हुआ था कि शासन किस तरीके से होना चाहिए, ये हम जान चुके हैं। अब चलते हैं कि हमारी शासन शक्ति का उद्देश्य क्या है। तो हमने बहुत सारे शब्द देखे थे, जैसे हमने देखा था न्याय। न्याय कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के भारत के प्रस्तावना में लिखे हुए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। लिखी हुई है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किस किस चीज की है? विचार की है, अभिव्यक्ति की है, विश्वास की है, धर्म की है और उपासना की है। किस किस की है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, समझो, है ना। एक सेकेंड, हमारे पास जो स्वतंत्रता है वो इन चीजों की है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। अब एक बात बताओ मुझे कि विचार और अभिव्यक्ति अलग अलग होता है क्या? विचार और अभिव्यक्ति ये दो अलग चीज है क्या, या एक ही चीज है? क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में की प्रस्तावना में दो अलग अलग चीजें हैं। तो बिल्कुल ये दो अलग चीजें हैं। कैसे? विचार आपका आंतरिक, आप विचार करते हो, अंदर ही अंदर आप विचार करते हो। ऐसा नहीं है किसी के सामने आप विचार करोगे जोर जोर से और उसको पता लग जाएगा कि आप क्या विचार कर रहे हो, नहीं लग पाएगा ना। हो सकता है अभी आपको लग रहा हो कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये मेरे को नहीं पता लग रहा है। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, सर ज्योग्राफी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पॉलिटी सर को नहीं पढ़ानी चाहिए, ये हो सकता है ना। लेकिन ये आपका विचार है, ये बात मुझे नहीं पता लग रही है। लेकिन यही चीज अगर आपने कमेंट सेक्शन में लिख दी तो आपने क्या कर दिया, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर दी। आपने कमेंट में लिख दिया कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपने कमेंट में लिख दिया कि सर नहीं आपको ये चीजों के करने की और जरूरत है। तो आपने क्या कर दिया, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर दिया है। तो अगर आंतरिक रूप की अगर आप बात करें तो ये क्या होता है, विचार। और बाहरी रूप में अगर आप देखोगे तो इसे क्या होता है, अभिव्यक्ति। तो विचार क्या होता है? विचार का मतलब होता है आप सोचोगे, सोचना, चिंतन करना, सोचना, चिंतन करना और मनन करना। ये सब क्या है? ये सब है विचार करना। तो ये क्या होता है, आंतरिक, आंतरिक होगा या मानसिक होगा आपका खुद का, आंतरिक या मानसिक होगा। लेकिन वही अभिव्यक्ति की अगर आप बात करो तो ये क्या है, इसका मतलब होता है विचार को प्रकट करना, विचार को प्रकट करना। तो आपके जो भी विचार आए, आपने जब उनको प्रकट किया तो वो क्या बनी, आपकी अभिव्यक्ति बनी। तो ये कैसी चीज होगी? ये होगी बाहरी, बाह्य। क्या होगी? बाह्य होगी। ठीक है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बिना विचार के कोई अभिव्यक्ति हो जाए? अब जो विचार नहीं कर सकता, मानो कोई मानसिक रूप से असक्षम प्राणी है तो वो सोच नहीं सकता है, मनन नहीं कर सकता है, तो उसकी अभिव्यक्ति क्या कोई इंपॉर्टेंट है? तो आप कहोगे नहीं साहब, वो जो व्यक्ति मूर्ख है, पागल है, जो मानसिक रूप से असक्षम है, उसकी अभिव्यक्ति हम लोग नहीं मानेंगे। आप उससे क्या कहोगे, नहीं नहीं आप बैठ जाओ, ठीक है आप बैठ जाओ, उनकी अभिव्यक्ति आप नहीं मानोगे। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो विचार करने योग्य है, जो विचार कर सकता है और वो किसी चीज को अभिव्यक्त कर रहा है, तो आप उसकी बात मानोगे, सुनोगे। ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है किसमें, विचार में और अभिव्यक्ति में। ये मिलते जुलते से शब्द देखने में, विचार और अभिव्यक्ति, लेकिन ये अलग अलग है, ये अलग अलग है। अब इसी प्रकार आप देखोगे विश्वास का मतलब क्या होता है? विश्वास का मतलब है कि किसी भी विचारधारा पे आप क्या कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो। ठीक है। धर्म और उपासना ये भी दो मिलते जुलते से शब्द हैं, लेकिन ये अलग अलग हैं। धर्म और उपासना। धर्म का मतलब क्या है? यहाँ की स्वतंत्रता पे अगर आप देखो तो आप भारत में किसी भी रिलीजन को,
किसी भी धर्म को मान सकते हो, ये आपकी धर्म की स्वतंत्रता है। लेकिन उपासना, उपासना ये कि आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग, अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, पूजा पद्धति अपना सकते हो। आपको लगता है कि नहीं, मेरे को, मैं हिंदू हूं और मेरे को शिव का रुद्राभिषेक करना है, ठीक है, सावन के महीने में सहस्त्रघट मुझे करना है, तो ये क्या आपकी पूजा पद्धति है, क्या है आपकी पूजा पद्धति है, तो ये है आपकी उपासना की स्वतंत्रता। आप चाहते हो नहीं साहब, मुझे तो ऐसा लगता है कि शिव जी पे केवल क्या चढ़ाना चाहिए, बत्ती चढ़ानी चाहिए, धूप बत्ती आपको चढ़ानी चाहिए, अगरबत्ती आपको चढ़ानी चाहिए, तो ये आपकी पूजा पद्धति है, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, ये स्वतंत्रता है आपकी। धर्म, आप चाहो तो हिंदुइज्म को फॉलो कर सकते हो, चाहो तो आप इस्लाम को, क्रिश्चियनिटी को, जैनिज्म को, बुद्धिज्म को, आपके पास अनेकों ऑप्शन है, आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो, ये आपकी धर्म की स्वतंत्रता है। क्या है, धर्म की स्वतंत्रता है। तीसरी जो हमने बात करी है वो है समानता की, और समानता भारत में दो चीजों की आपको मिलती है, पहली है प्रतिष्ठा की समानता और दूसरा है अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस का मतलब क्या है, प्रतिष्ठा की समानता का मतलब क्या है, प्रतिष्ठा की समानता का मतलब है कि भारत में जितने भी व्यक्ति है ना, सब लोग समान हैं। ऐसा नहीं है कोई मंत्री का बेटा है वो अलग है, कोई एसपी का बेटा है वो अलग है, और एक किसान का बेटा है वो अलग है, नहीं, भारत में हर व्यक्ति की समान हैसियत है। क्या है, समान हैसियत है, समान हैसियत है, चाहे वो किसी भी, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी लिंग से हो, कोई भी व्यक्ति ना तो श्रेष्ठ है इसके आधार पर और ना ही इसके आधार पर कोई हीन है। धर्म, जाति, क्षेत्र, लिंग के आधार पर सभी व्यक्ति क्या हैं, समान हैं। वहीं पे आप बात करें अवसर की समानता, तो अवसर की समानता आप देखोगे कि समाज में सभी व्यक्तियों को विकसित होने के लिए समान अवसर दिए गए हैं, चाहे वो रोजगार के अवसर हो, चाहे वो रोजगार के अवसर हो, सबको आईएएस बनना है बन सकते हो, चाहे वो शिक्षा का अवसर हो, सबको आईआईटी में एडमिशन लेना है आप ले सकते हो, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, तीनों में आप देखोगे सबको समान अवसर है, ठीक है। तो ये है प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। हालांकि जब आप आगे पढ़ोगे, जैसे आर्टिकल 15 और 16 में आप पढ़ोगे, तो कुछ तार्किक अपवाद आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वो अपवाद है आगे हम देखेंगे, क्यों रिजर्वेशन है, क्या मंडल कमीशन ने कहा था, क्या रिजर्वेशन होता है, आरक्षण होता है, वो सब चीजें आगे हम देखेंगे। लेकिन अभी आप ये समझो कि समाज में सभी व्यक्तियों को विकसित होने के लिए समान अवसर दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज हमें बात करनी है वो है व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये भी हमारी प्रस्तावना में लिखा हुआ है, व्यक्ति की गरिमा। अब व्यक्ति की गरिमा का मतलब क्या है, डिग्निटी का मतलब क्या है, कि प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय गरिमापूर्ण, किस रूप से, मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जिए, वो किस प्रकार जीवन जिए, केवल जीना जीवन का मतलब नहीं है, यहाँ पे मानवीय गरिमा के साथ वो जिए। आप किसी को पशुवत, जैसे पशुओं को रखा जाता है, आप ऐसे नहीं रख सकते किसी भी व्यक्ति को। जैसे आप सुनोगे दास प्रथा के बारे में, जो भारत में तो नहीं, लेकिन मध्यकाल में बाहर के जो लोग थे वो भारत में दास प्रथा आपको देखने को मिलेगी मध्यकाल में, और बाहर अफ्रीका में, और ब्रिटेन इस चीज को बहुत फॉलो करता था, दास प्रथा को। तो वहां पे आप देखोगे अफ्रीका में तो एक पोर्ट का नाम ही स्लेव पोर्ट है, ठीक है। तो दास प्रथा में आप जिस तरीके से चाहो उस व्यक्ति को रख सकते थे, आपको लगता है कि नहीं इसको हाथ बांध देने चाहिए तो आप उसका हाथ बांध दोगे, तो पशुवत जीवन वो व्यापन किया करते थे। लेकिन भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति को मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीने की क्या है, उसको अवसर मिलने चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते हो किसी व्यक्ति को कि वो पशुवत जीवन अपना बिताए, ठीक है। तो ये है आपका व्यक्ति की गरिमा या डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। नेक्स्ट जो चीज लिखी हुई है वो है एकता और अखंडता। क्या है, एकता और अखंडता। फिर से एक जैसे शब्द कि एकता भी एक ही चीज है और अखंडता भी एक चीज है, लेकिन जो यूनिटी और इंटीग्रिटी है ना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर इन रियल आप देखोगे तो बोलने में हम कह सकते हैं कि साहब नहीं, एकता और अखंडता एक ही तो चीज है, दोनों का मतलब एक साथ ही होता है, लेकिन नहीं, एकता और अखंडता अलग अलग है। कैसे,
एकता जो है ये एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है जो समुदायों के बीच एक होने की भावना को बढ़ावा देती है। जैसे भारत में आपने सुना होगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई। तो ये समुदायों के बीच में क्या कोशिश की जा रही है यहाँ पे कि सब समुदाय एक ही हैं, हम सब लोग क्या हैं, भाई भाई हैं। ठीक है, तो ये जो चीज है ये बात कर रही है एकता, ये बात कर रही है एकता कि समुदायों के बीच में क्या हो रहा है, एक होने की भावना को बढ़ावा देती है। लेकिन अखंडता की जब आप बात करोगे तो ये एक भौगोलिक संकल्पना है। कैसी कैसी संकल्पना है? भौगोलिक, कि हमारा जो भारत है ये पूरा भारत हमारा है। भारत के कुछ हिस्से पे पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपेशन किया है, कुछ हिस्से पे चाइना ने इलीगली ऑक्यूपेशन किया हुआ है। जो अक्साई चिन्ह है और जो पीओके है वो भारत का हिस्सा है। तो यहाँ पे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं अखंडता की कि पूरा भारत हमारा है। भारत पे अगर कोई नजर उठा के देखेगा तो ऑपरेशन सिंदूर जैसे हम ऑपरेशन कर देंगे अगर भारत के लोगों पे कुछ भी दिक्कत हुई। तो यहाँ पे हम लोग क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में अखंडता का भाव छुपा हुआ है। कैसा छुपा हुआ है? अखंडता का भाव। चीन ने आक्रमण कर दिया मान लो कल को भारत पे, तो आप देखोगे कि पूरा जो भारत है वो एक हो गया। और किस बात पे एक हो गया? कि हम ये कह रहे हैं कि भारत की 1 इंच जमीन भी हम चीन को नहीं लेने देंगे। तो यहाँ पे कौन सी भावना है? ये है भौगोलिक संकल्पना कि ये पूरा भारत हमारा है और इसकी 1 इंच जमीन भी हम किसको नहीं लेने देंगे? चीन को नहीं लेने देंगे। पाकिस्तान जब ये कोशिश करता है फेक न्यूज के थ्रू या फेक प्रोपोगंडा फैलाता है कि भारत में माइनॉरिटीज का शोषण हो रहा है और बहुत सारी चीजें जो फेक न्यूज में आप देखने को मिलते हो, तो यहाँ पे हम बताते हैं कि नहीं, भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब क्या है? भाई भाई हैं। तो ये जो भावना है ये किसकी भावना है? एकता की भावना है। तो एकता है एकता किस प्रकार की संकल्पना है? मनोवैज्ञानिक संकल्पना है। जबकि अखंडता की अगर आप बात करो तो भौगोलिक संकल्पना है। क्या हमारी एकता को कुछ चुनौतियां? तो बिल्कुल चुनौतियां आपको देखने को मिलेंगी, जैसे संप्रदायवाद है, जातिवाद है, क्षेत्रवाद है, भाषावाद है। ये सब किसकी चुनौतियां हैं? ये सब है एकता की चुनौतियां। क्या अखंडता की चुनौतियां? चीन पाकिस्तान, ये क्या है? अखंडता के लिए चुनौतियां हैं। ठीक है, युद्ध कुछ बाहरी कारक हो सकते हैं, कुछ आंतरिक कारक भी अखंडता को लेकर, जैसे नक्सलिज्म की हम बात करें या खालिस्तानी इशू की हम बात करें, तो ये क्या है? हमारे इंटरनल कॉजेज हैं जो चैलेंज करते हैं किसको? हमारी अखंडता को, हमारी इंटीग्रिटी को। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट जो शब्द है उसका मतलब है बंधुता, फ्रेटर्निटी। बंधुता का मतलब है कि हम सब भारत के जो लोग हैं ये सब भारत माता की संतानें हैं और हम सब मिलजुल के रहेंगे। कैसे? भाई बहनों की तरह। ठीक है, याद करो स्कूल में हम प्लेज लिया करते थे, शपथ लिया करते थे, उसमें हाथ आगे करके हम कहते थे सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। तो वहां पे कौन सा भाव आपके अंदर डाला जा रहा था? उस समय ये बंधुता का भाव आपके अंदर डाला जा रहा था कि जितने भी लोग आप अपने आसपास देख रहे हो ये सब क्या है? आपके भाई बहन है। क्या है? भाई बहन है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं। और हम सबको इस यहाँ पे इस भारत भूमि पे कैसे रहना है? मिलजुल के रहना है। तो ये जो भाव है ये कौन सा भाव है? बंधुता का भाव है। अच्छा, अब एक कंफ्यूजन और यहाँ पे हो जाता है कि साहब बंधुता और एकता एक जैसे ही तो लग रहे हैं। तो बंधुता की हम बात कर रहे हैं कि आप और मैं क्या है? भाई बहन है। तो इसमें इंडिविजुअल लोगों की बात हो रही है कि भाई मैं खुद ये मान रहा हूं कि हम सब क्या है? भाई बहन है। लेकिन एकता की बात की जाए तो एकता में हमने कहा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसका मतलब समुदायों के बीच में एकता की बात हो रही है। तो ये डिफरेंस है किसमें? बंधुता में। और डिफरेंस है किसमें? एकता में। तो ये था आपका प्रियम्बल चैप्टर। प्रियम्बल का जो मोटा मोटा जो जो शब्द थे, प्रियम्बल के एक एक शब्द को हमने अच्छी तरीके से जाना, अच्छी तरीके से समझा। अब आगे का जो चैप्टर है यहाँ से वहाँ पे प्रस्तावना की हम देखेंगे, कुछ आलोचना की गई है। हम ये जानेंगे कि प्रस्तावना हमारे संविधान का हिस्सा है या नहीं है, क्या प्रस्तावना में कुछ अमेंडमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये सारी संवैधानिक दृष्टि से जो भी चीजें ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि प्रस्तावना की आलोचना क्या की है, प्रस्तावना क्यों जरूरी है, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, बेरूबारी केस में क्या हुआ था, मिनर्वा मिल केस में क्या हुआ था, बोमई केस में क्या हुआ था, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो प्रियम्बल के आप देखोगे अभी तक जो आपने पढ़ा है, अगर आप किसी भी आयोग के सवाल देखोगे, चाहे यूपीएससी का देखो, यूपीपीसीएस आने वाला बीपीएससी अगर आप देखो, प्री का या मींस का कोई भी आप सवाल देखोगे तो आप पाओगे कि अभी तक जो भी आपने पढ़ा है वहां से आप 5 से 6 सवाल सारे हल कर लोगे। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की हम बात करें तो जब हम मैं नेक्स्ट क्लास लूंगा तो मैं आपसे कहूंगा कि अब आप हर
जो भी आप सवाल देख रहे हो, 8 से 9 सवाल 10 में से आप क्या कर लोगे, उसके हल कर लोगे। इतना आपने पढ़ लिया। मैं 10 की गारंटी नहीं दे सकता। देखो 10 की गारंटी क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि आयोग में बहुत बार बहुत अजीब से सवाल भी पूछे जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि यूपीपीसीएस ने एक बार ये सवाल पूछ लिया था कि जब प्रस्तावना में जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें कितने शब्द जोड़े गए, तो आप कहोगे साहब इसमें 3 शब्द में मुख्य रूप से जोड़े गए, लेकिन उसमें एक और शब्द भी जोड़ा गया है, और भी जोड़ा गया है। तो आयोग ने आंसर बताया था कि नहीं साहब 4 शब्द हैं। तो इस तरीके के सवाल भी आ जाते हैं बहुत बार। लेकिन प्रस्तावना हमने इतने डेप्थ में जाके पढ़ लिया कि अब आप देखोगे यूपीएससी का तो कोई भी आप प्री का सवाल उठा लो या मेंस का सवाल उठा लो, तो ऐसा कोई भी सवाल अब आपके सामने नहीं होगा जो आप हल नहीं कर पाओ। हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो मैं एक मुख्य परीक्षा का सवाल भी जो 2016 में आया था वो मैं हल भी आपके सामने कर लूंगा और आपसे भी करवा लूंगा, ठीक है। अच्छा, आप फिर से वो प्रैक्टिस करना कि उत्तर लिख के मुझे व्हाट्सएप पे आप भेजिएगा। और व्हाट्सएप नंबर सबके पास है ही। क्या है व्हाट्सएप नंबर? 9351825226। इस पे आप भेज सकते हो, ठीक है। तो ये नंबर है, इस पे आप क्या करना, मुझे व्हाट्सअप कर देना उत्तर लिख के। कौन सा उत्तर लिखोगे? वैसे तो मैं प्रश्न बहुत सारे मैंने इस नोट्स में भी डाले हुए हैं, तो आप चाहो तो इन्हीं प्रश्नों के उत्तर आप मुझे लिख के वापस भेज सकते हो। और आपको लगता नहीं साहब मैं आयोग के प्रश्न, तो आपके पास पीवाईक्यू वाला बुकलेट होगा, तो प्रस्तावना से जो भी अभी तक पीवाईक्यू पूछे गए हैं वो आप मुझे लिख के भेज सकते हो। और अगर आपको चाहिए कि नहीं साहब आप ही क्वेश्चन बता दो, ऐसा लगता है आपको, तो मैं नेक्स्ट क्लास में पीवाईक्यू के कुछ क्वेश्चन आपके सामने रख दूंगा, तो आप कोशिश कीजिएगा वो पीवाईक्यू मुझे दिखा दें, मुझे भेज दें, ठीक है। एक बार आपके कमेंट देख लेते हैं, कौन कौन से कमेंट आपने भेजे थे। लास्ट 2 क्लास से कमेंट नहीं देखे हैं ना, तो वो भी अभी अपन देख लेते हैं। संबोधि सिविल सर्विसेज चैनल खोल लेते हैं अपन और उसमें पता लग जाएगा कौन कौन से कमेंट हैं। एक फिर से वही रिक्वेस्ट मैं आपसे कहूँगा कि यार आप प्यार बहुत दे रहे हो, ये बात इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। लेकिन आज अगर अभी सब्सक्राइबर मैं देखूँ तो 708 हैं, ये बहुत अच्छे सब्सक्राइबर नहीं हैं, अभी हम बहुत आगे बढ़ सकते थे, ठीक है। कल की जो क्लास थे उसमें एंडरॉय है, इन्होंने कहा थैंक यू गुरुदेव, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच यार। काना व्लॉग ने कहा सर ज्योग्राफी एंड पॉलिटी की क्लास अल्टरनेट बेस पे होगी, अगर अल्टरनेट बेस पे होगी तो कितना समय लग सकता है ज्योग्राफी पॉलिटी का सिलेबस एंड जीएस का के कोर सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट होने में? काना जी आपके शायद दूसरी बार ये सवाल आपने पूछा है, मैं पहली बार शायद उत्तर नहीं दे पाया था इसका। तो बिल्कुल देखो क्लासेस अपन ज्योग्राफी और पॉलिटी के साथ साथ ही रख रहे हैं। अभी मैं बता रहा था आपको जैसे कि बीच में कुछ दिक्कत हो गई थी बोर्ड और कैमरा को लेके, लेकिन अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो हो सकता है एक ही दिन में मैं दोनों क्लास भी कर लूँ, जैसी चीज़ें एकदम सुचारू रूप से हो जाएंगी। और जैसे ज्योग्राफी में मैंने आपको बताया था कि 100 से 120 घंटे, तो करीब आप ये मान के चलिए 4 महीने का समय हमें ज्योग्राफी और पॉलिटी मैं आपको लूंगा, क्योंकि फाउंडेशन वाली क्लासेस है जिसमें प्री मेंस और इंटरव्यू हम लोग तीनों कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 से 4 महीने में लगेंगे। और मेरा जो मानना ये है वो ये है कि आने वाले 3 महीनों में, इसका मतलब जून के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर तक आपका पॉलिटी और ज्योग्राफी हो जाए, और अक्टूबर नवंबर तक हम लोग कोशिश करेंगे कि जो बाकी 2 सब्जेक्ट आपके बचे हुए जैसे हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स ये खत्म कर ले। और दिसंबर वाला जो महीना होगा हमारा, उसमें जो बेसिक साइंस एंड टेक वाली जो चीज़ें हैं वो हम लोग खत्म करेंगे। तो इस रूप से हमारा जो कार्यक्रम है वो रहेगा। अंजनी जी ने कमेंट भेजा कीप इट अप, थैंक यू। प्रज्ञा जी ने गुड इवनिंग बोला था, धन्यवाद आपको। और परसों की क्लास के जो कमेंट है वो भी एक बार देख लेते हैं। शष्टी जी का कमेंट है, सबसे पहले दिल से धन्यवाद सर, जिस तरह से आप पढ़ाते हैं वो सच में बहुत अच्छा है, हर टॉपिक को इतनी गहराई और सादगी से समझाते हैं, कोई डाउट नहीं रह जाता। आपने जैसे छोटी बातों पर ध्यान दिया वैसे बहुत कम क्लासेस में देखने को मिलता है। खंड अध्याय अनुच्छेद जैसी चीज़ें जिसमें अक्सर लोगों को भ्रम रहता है, आपने उन्हें भी स्पष्टता से समझा दिया है। अब सब कुछ बहुत आसान लगने लगा है। जो विद्यार्थी अभी अभी यूपीएससी की तैयारी शुरू करने लगे हैं उनके लिए क्लास किसी वरदान से कम नहीं है। एक एक शब्द समझ में आया और दिल से जुड़ाव महसूस हुआ। शुक्रिया ऐसी क्लास देने के लिए जो सिर्फ पढ़ाती नहीं दिशा भी देती है। तो ये आप ही सब लोगों का प्यार है, आप ही सब लोगों का सजेशन है, ठीक है। इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये सारे एफर्ट्स आप ही के हैं। और मैं यही चाहता हूं कि ना देखो आप समझिए इस बात को कि मैं कोई ऐसा शिक्षक नहीं हूँ जिससे जो बहुत पैसे के लिए भूखा हो। आप यकीन मानो मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, ये जो बोर्ड भी है या अभी जो बिल का पैसा भी जाएगा, बिजली का पैसा, वो मुझे मेरी जेब या मेरी सेविंग से देना पड़ रहा है, ठीक है।
अभी कोई नौकरी नहीं है। क्यों नौकरी नहीं है? क्योंकि जितने भी ऑफर आए उन सब ने सबसे पहले ये शर्त रखी कि जो भी यूट्यूब चला रहे हो, जो भी कार्यक्रम चला रहे हो, उसको बंद कर दो। जो थी नौकरी वो भी इसलिए चली गई कि साहब आपने यूट्यूब पे फ्री प्रोग्राम शुरू कर दिया, इसकी वजह से हमें तो बहुत नुकसान हो रहा है, और ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन यह समझो इस बात को कि जिस बैकग्राउंड से आप लोग निकल के आते हो उसी बैकग्राउंड से मैं हूँ। तो मुझे पता है कि फाइनेंशियल जो कंस्ट्रेंट होता है एक स्टूडेंट की लाइफ में वो क्या होता है, कैसे होता है। तो देखेंगे आगे क्या होता है, किस तरह से चीज़ें चलती है, फाइनेंस कैसे होगा, चीज़ें मैनेज होंगी। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप सब लोगों का प्यार है यार। और आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो मुझे लगता है कि ये एक हो सकता है शुरुआती दिनों के लिए एक हसल हो, लेकिन बाद में चीज़ें आप सॉल्व करवाई दोगे। तो धन्यवाद शस्त्री जी। योगेंद्र जी का कमेंट है बेहतरीन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कान्हा जी का है कि सर प्लीज़ वन लास्ट राइट सर, प्लीज़ बता दीजिए कि कोर्स का टाइम ड्यूरेशन कितना रहेगा, मींस कौन कौन से सब्जेक्ट कब तक खत्म हो जाएंगे। तो ये बात मैं आपको बता ही चुका हूँ, है ना। सर आप फर्स्ट जीएस के बाइक फूड कैसे जो बाकी जो जितने भी मेंस के सब्जेक्ट है ना, जैसे मेंस के सब्जेक्ट, मैं एथिक्स अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ा पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मैंने एथिक्स यार अभी आज से पहले कभी नहीं पढ़ा है। तो आई एम हैविंग डाउट कि मैं सही से पढ़ा पाऊंगा या नहीं पढ़ा पाऊंगा। अगर पढ़ा पाऊंगा तो मैं उसको दिसंबर के बाद लेने का सोच रहा हूँ, क्योंकि या दिसंबर में अपन लोग कंप्लीट करेंगे या प्री के बाद अपन उसको कंप्लीट करेंगे, देखते हैं क्या रहता है। तो उसकी अभी मैंने एथिक्स के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं प्लान की। लेकिन हम बाकी छोटे जो सब्जेक्ट हैं जैसे सोशल जस्टिस है या समाज वाला जो हिस्सा है हमारा, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है, एनवायरनमेंट है, ये सब चीज़ें हम लोग कर लेंगे और आपकी प्री से पहले मैं आपको ये कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट आज जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं पीवाईक्यू, और पीवाईक्यू मैं बिल्कुल सॉल्व करा रहा हूँ, है ना। पीवाईक्यू की आप चिंता मत कीजिए। पीवाईक्यू के अलावा जो भी पॉसिबल क्वेश्चन है ना मेंस के, तो मेरी अभी स्ट्रेटेजी ये कि शुरुआती दिनों में आप लिखना सीख जाएं। आपने अगर हर एक पेपर के, हर एक सब्जेक्ट के 50 से 70 सवाल लिख लिए ना एग्जाम से पहले, यकीन मानो आप एग्जाम में अच्छा कर लोगे। तो ये मैं कर रहा हूँ कान्हा जी, है ना। ठीक है सर। एक रिक्वेस्ट और है कि आप जैसे पॉलिटी इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं हम लोगों को, हिंदी माध्यम वाले को बहुत ही हेल्पफुल है। वैसे ही ज्योग्राफी भी पढ़ाइएगा, अगर अभी स्टार्ट नहीं हो सकती कुछ समय बाद। हाँ मैं सब कुछ हिंदी में पढ़ा दूंगा, है ना। हिंदी की तो मैं आप गारंटी ले रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे ये बात समझो कि मैंने बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ और मैंने दोनों ही भाषाओं में पेपर दिया है, हिंदी में भी दिया था, इंग्लिश में भी दिया था। इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंफर्टेबल हूँ। तो जब इंग्लिश में पेपर दिया तो मेरे को मुझे लगा कि यार इंग्लिश में तो बहुत मटेरियल है, लेकिन जब हिंदी में स्विच हिंदी वाला पेपर दिया तब लगा कि मटेरियल ही नहीं है, ना कोई बहुत अच्छा टीचर मिल पा रहा है जो चीज़ों को क्या कर दे, आसानी से समझा दे। तो हिंदी की तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि हिंदी में पूरी तरीके से पूरा जीएस आपको पढ़ा दूंगा, उसमें टेंशन की बात नहीं है। आज भी मेरे पास एक कमेंट आया था, विकास जी का शायद कमेंट था वो, कि सर पॉलिटी हिंदी में समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो यार देखो, मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं कोशिश ये करूंगा कि जो नोट्स जो मैं आपको दे रहा हूँ ये नोट्स मैं आपको इंग्लिश वाले मीडियम, इंग्लिश वाले रूप में भी आपको दे दूँ, ठीक है। उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि अभी क्लासेस लगती हैं बहुत सारी, तो समय नहीं मिल पाता है। लेकिन मैं वो आपको नोट्स सारे के सारे दे दूंगा। और अगर पॉसिबल भी हुआ मैराथन में करा के या हिंदी वाले सिलेबस के बाद, तो मैं ये कोशिश भी करूंगा कि इंग्लिश के लिए भी जो जीएस के सब्जेक्ट है वो भी मैं आपके कंप्लीट करा दूं, ठीक है। नव्या जी ने नाइस क्लास, धन्यवाद। सिंपली आर्ट क्राफ्ट ने सुपर क्लास, धन्यवाद। सलभ गौर ने बोला है गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग यार। सर क्लास का पीडीएफ नहीं मिल रहा है, ज्योत्सना जी ने बोला। ज्योत्सना जी क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये कुछ कमेंट थे। तो आपके जो भी डाउट है ना यार, जैसे पीवाईक्यू वाला है, क्वेश्चन वाला है, ये सारे मैं आपके रिजॉल्व करा दूंगा। और इसके अलावा भी जो भी चीज़ें हैं, जैसे प्री के क्वेश्चन कौन से करने हैं, कहाँ से करने हैं, तो अभी तो क्या है, आप सोचो कि छठी सातवीं क्लास है, अभी मैं बहुत बर्डन आपको नहीं देना चाहता। अभी स्लोली स्लोली चलते हैं, 10 15 20 दिन तो हम एक साथ बिताएं एक बार, और उसके बाद मैं आपसे प्री के सवाल भी करूंगा और करवाऊंगा, मेंस के सवाल भी करवाऊंगा वो। और जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं वो तो हम यहाँ पे देख ही रहे हैं। और ज्योग्राफी की क्लासेस भी 1 2 दिन में शुरू हो जाएंगी, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपसे ज़्यादा आपके सिलेबस की चिंता मुझे है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर, बिल्कुल आंख बंद करके, जैसे जब आप लाखों रुपए फीस देने के बाद भी तो आप याद करो एक एक क्लास ही होती है वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, तो वो जब आप उन पे विश्वास कर सकते हो, तो मैं मुझ पे आप सिर्फ आपने क्या विश्वास करना है। और यकीन मानो कि वो विश्वास जो है आपका, वो
पूर्ण रूप से सफल होगा, वो कहीं पे भी विश्वासघात जैसी कोई संभावना नहीं होगी। सारा सिलेबस इसी चैनल पे मैं कंप्लीट आपका करा दूंगा, ठीक है। तो हिंदी माध्यम वाले छात्रों को तो मैं ये कहता हूं कि आपको कहीं पे 1 रुपया देने की भी जरूरत नहीं है। मैं सारी चीजें आपको यहाँ पे कराऊंगा, टेस्ट सीरीज या स्टडी मटेरियल वो भी मैं कोशिश करूंगा किसी भी तरीके से आप तक पहुंच पाए। एप्लीकेशन बनवाएंगे या जो भी बनवाएंगे, आगे देखते हैं एक बार। पर पहले एक बार वो ठीक ठाक सा नंबर हम लोग अचीव कर लें कि हाँ हम लोग 5,000 7,000 10,000 की फैमिली बन चुके हैं, और उसके बाद हम ये सब चीजें कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बाकी सब लोगों के साथ भी आप जितने भी विद्यार्थी हैं जो भी स्पेशली हिंदी और इंग्लिश मीडियम से जो पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से, वो तो आपस में अपने दोस्तों को सब शेयर कर दें। और टेलीग्राम चैनल पे सारी PDF आपको मिल जाएगी। आप उत्तर सारे इस फ़ोन नंबर पे व्हाट्सअप आप मुझे कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।